हाँ सौरभ भाई का कमेंट आया है कि सर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताइए। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताना है मुझको तो यार सौरभ भाई, डीएनए के बारे में बताना था। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो आज ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया जाऊँ। ठीक है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। देखिए पहले आपको एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कि ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। ब्लड क्लॉटिंग जैसे मान लीजिए आपके कहीं शरीर में कट गया, या मान लीजिए यहाँ पर कट गया, इससे रक्त निकलने लगा, तो जैसे रक्त यहाँ से निकलता है, जैसे रक्त निकलता है, निकलने की प्रक्रिया जारी रहती है, और कुछ समय बाद यहाँ पर ऐसे ही दबाए रहते हैं आप, तो कुछ समय बाद यहाँ पर रक्त का थक्का जमने लगता है, और 2-3 दिन बाद यहाँ पर एक पपड़ी बन जाती है। तो यही जब पपड़ी बन जाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग को अब कुछ लोग कहते हैं कि विटामिन के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो विटामिन के होती है, पर इसे कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप हैं। तो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, पहला नंबर होता है, पहले देखिए ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर होती है कैस्केडिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं। देखिए कैस्केडिंग प्रोसेस का मतलब होता है जो रक्त जमने की प्रक्रिया, जो रक्त जमने की प्रक्रिया होती है वही क्या होती है? कैस्केडिंग प्रोसेस। यानी जो हमारा रक्त होता है वो 4 मिनट तक जमने, 4 मिनट के अंतर अंतर जमने लगता है, तो वही होती है कैस्केडिंग प्रोसेस। नंबर 1 में आता है, पहला स्टेप है थ्रोम्बोसाइट, इसी को बोलते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। देखिए ये थ्रोम्बोसाइट होता क्या, इसी को बोलते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स जो होता है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसके साथ साथ ब्लड में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स ये सभी पाए जाते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट जब हमारे शरीर में कहीं पर कट गया, मान लीजिए यहाँ पर कट गया, इससे रक्त का स्राव होने लगा, तो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो यही थ्रोम्बोसाइट्स बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, जब अब ये पहला स्टेप हो गया। जब दूसरे स्टेप में आते हैं तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर में जो होता है, एक कैल्शियम पाया जाता है। जो कैल्शियम जो हमारे शरीर में होता है, तो जैसे कैल्शियम के पास जाता है, जैसे उसे दोस्ती करता है कैल्शियम से, कैल्शियम से जैसे ही दोस्ती करता है कि चल भाई उठ, रक्त को जमाना है, तो कहता है कि मैं कैसे जमा पाऊंगा। तो ये दोनों उनके विचार आता है कि एक शरीर में और जो होता सो रहा होता, जो होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन के पास जाते हैं, कहते चल भाई इसको जमाते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन के पास जाते थे, सो रहा होता है। जैसे ही ये इसको एक्टिव किया, इन दोनों ने, थ्रोम्बोसाइट और कैल्शियम ने जब जाकर के प्रोथ्रोम्बिन को क्या किया? एक्टिव किया। तो जैसे इसको एक्टिव किया तो बन जाता थ्रोम्बिन। जैसे ही ये दोनों मिलकर के, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, ये दोनों मिलकर के इसको एक्टिव किया, जैसे इसको एक्टिव किया तो ये बन जाता है, कहीं बन जाता है, ये थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। तो अब स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप तीसरे में आते हैं। स्टेप तीसरे में देखिए क्या होता है, ये थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन का मुख्य काम उसको दिया गया है, उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया थ्रोम्बिन को, कि जैसे कोई सूचना आए, उसको दिया गया है कि जैसे सूचना आए आपके पास तो समझ जाना कि कहीं शरीर में कट लग गया है, कहीं से रक्त का स्राव हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई किसको? थ्रोम्बिन को। तो जैसे थ्रोम्बिन अब तीसरे स्टेप में आता है, तो शरीर में एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन पाया जाता है जो हमारे शरीर में जो सो रहा होता है। तो जैसे वो सो रहा होता है उसके पास जाते हैं कि चल भाई खून को जमाना, रक्त को जमाना है। तो उसको जैसे ही फाइब्रिनोजन के पास पहुंचे, फाइब्रिनोजन
तो जैसे इसके पास पहुंचा और इसको एक्टिव कर दिया, ये तो थ्रोम्बिन जो होता है इसके पास जैसे गया फाइब्रिनोजन के पास, इसको जा करके एक्टिव कर दिया। तो जैसे ये फाइब्रिनोजन को एक्टिव किया तो ये कहीं परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन में यहीं से हमारी ब्लड क्लॉटिंग जो क्या होती है प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है। तो जब फाइब्रिन आता है, जब फाइब्रिन को हम चौथे स्टेप में लाते हैं, तो फाइब्रिन जब चौथे स्टेप में आता है तो फाइब्रिन देखिए क्या होता है। फाइब्रिन एक जाली नुमा संरचना होती है, यहाँ पर एक जाली नुमा संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके ये जाली नुमा संरचना होती है, जो होती है फाइब्रिन जो होती है एक जाली नुमा संरचना होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जाली नुमा संरचना होती है। जैसे ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रुधिर प्लेटलेट्स जैसे तरल पदार्थ को आता है तो यही इस जाली में फंस जाता है, ये जाली में फंस जाता है। तो वहीं पर क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सूख जाते हैं, तो जिसके कारण जो हमारे पपड़ी पड़ जाती है, जैसे चोट लगने के बाद 2-3 दिन बाद, तो इसी के कारण फाइब्रिन जो होता है जाली में संरचना होती है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी को रोक लेता है, तो कुछ समय बाद वो सूख जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होती है, पपड़ी बन जाती है। तो यही क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के इतने ही प्रोसेस थे, 4 स्टेप में इसको समझाया गया है ब्लड क्लॉटिंग को 4 स्टेप में। इसके बाद हम आपको मैं पूरा उसका समरी बताऊंगा। देखिए अब मैं आपको समरी बता दे रहा हूं पूरा शॉर्ट में। देखिए रुधिराणु जो होते हैं हमारे, जो ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य भूमिका निभाते यही 4 होते हैं, यही 4 तत्व मिल करके हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं, रुधिर प्लेटलेट्स भूमिका निभाता है, ये निभाता है रुधिर प्लेटलेट्स। और प्रोटीन में आपकी आती है फाइब्रिनोजन, और प्रोथ्रोम्बिन। तत्व में क्या था, क्या तत्व उसमें बताया गया था, पिछले जो मैंने बताया, क्या बताया, कैल्शियम मुख्य भूमिका निभाता है। और विटामिन के इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, विटामिन के। अब देखिए हमारे ये 4 स्टेप हो गया, शॉर्ट में ही 4 ये प्रक्रिया होती है रक्त का जमने में। अब देखिए एक तत्व होता है जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका काम होता है खून को जमने से रोकना, और कुछ होते हैं जो खून को जमाते हैं। तो एक एंटी क्लॉटिंग तत्व होता है, एक तत्व होता है एंटी क्लॉटिंग, जिसको कहते हैं हिपेरिन। देखिए हिपेरिन का मुख्य काम क्या होता है, हिपेरिन का मुख्य काम होता है रुधिर को जमने से रोकना। ये हमारे जो शरीर में रुधिर होता है उसको जमने से रोकता है। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं ये हमारे रक्त को क्या करते हैं, जमाते हैं। तो ये हिपेरिन का मुख्य काम होता है ब्लड को जमने से रोकना। और इसका और एक काम ये होता है कि जैसे ये हवा के संपर्क में आता है, हिपेरिन नामक जो तत्व होता है जैसे हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ये मर जाता है। यानी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर कट गया तो यहाँ से रक्त का स्राव होने लगा, तो कुछ तत्व होते हैं जो इसको जमाते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो इसको जमने से रोकता है। तो जो जमने से रोकता है ये हिपेरिन होता है, और जो जमाते हैं तो होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो हिपेरिन का काम होता है रक्त को जमने से रोकना, और एक होते हैं फाइब्रिनोजन। और प्रोथ्रोम्बिन
ये दोनों हमारे शरीर में क्या करते हैं, ब्लड को जमाते हैं, और ये काम, इसका काम होता है ब्लड को जमने से रोकना। और ये जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर कट गया, तो जैसे ब्लड निकलने लगा, तो जैसे ब्लड निकला तो वहां से क्या हो जाता है, जैसे ही हवा लगी तो हिपैरिन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जहां हिपैरिन खत्म होते हैं, दोनों क्या करते हैं, ब्लड को जमा देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ये मुख्य भूमिका निभाता है। और देखिए, जैसे मान लीजिए शरीर में ब्लड क्लॉट गया, ब्लड क्लॉट शरीर में ही हो गया, किसी नस में ब्लड क्लॉट हो गया, यानी मान लीजिए किसी नस में ब्लड जम गया, तो जैसे ब्लड हमारे शरीर, मान लीजिए यहाँ पर नस में ब्लड जम गया, तो जैसे ब्लड में नस जमता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। तो जैसे ही हमारे शरीर से मान लीजिए यहाँ रक्त जम गया, तो प्रेशर दाब जो होता है, फोर्स से प्रेशर जाएगा, रक्त जो होगा प्रेशर से जाएगा, 120 mm जाने का होता है और 80 आने का होता है। तो 120 और 80 से प्रेशर से जब उसको जाएगा, तो जैसे ही जाएगा तो नस फट जाएगी। तो जैसे नस फंसी, तो जैसे ही नस फटेगी, तो उस फटने को, नस के फटने को क्या कहते हैं, हेमरेज। नस के फटने को क्या कहते हैं, हेमरेज। ये बहुत रेयर केस में होता है। ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है, मस्तिष्क में, ब्रेन में होता है, क्योंकि ब्रेन की जो नसें होती हैं बहुत ही पतली होती हैं। तो ये जो होता है सब बहुत रेयर केस में होता है, ब्रेन में होता है अक्सर। तो देखिए, जैसे डॉक्टर होता है, मान लीजिए डॉक्टर जैसे होता है, तो जब वो सुई लिए होता है, तो वो जब दवा भरता है, तो जैसे वो ऊपर वो करता है, तो उसका मतलब समझा, तो उसका मतलब ये होता है, वो जो हवा होती है तो हवा को निकाल देता है। अगर जो हवा को साथ में भर देगा, तो जो होगा, जैसे ही हवा गई, तो हिपैरिन होगा, तो जैसे ही हवा के संपर्क में आते हिपैरिन खत्म हो जाएगा, और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन रक्त जमा देते हैं। तो इसी कारण जब रक्त डॉक्टर उसको नहीं निकालता है, तो कभी कभी चकता पड़ जाता है यहाँ पर, तो इसी के कारण होता है प्रोथ्राम्बिन और हिपैरिन। तो इसलिए इतना तो आप नोटिस कर ही सकते हैं। अगले स्टेप में मैं आपको डीएनए और आरएनए में अंतर बताऊंगा।